साथियों नमस्कार, मैं अशोक कुमार गुप्ता, विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ का प्रदेश अध्यक्ष एक बार फिर आपके सामने उपस्थित होकर कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बात करना चाहता हूँ। आज 14 फरवरी को मैं स्वयं एवं हमारे प्रांतीय सचिव श्री सुनील गार्गव जी माननीय विद्युत नियामक आयोग भोपाल के समक्ष उनके न्यायालय कक्ष में उपस्थित होकर प्रत्यक्ष जन सुनवाई में विद्युत पेंशनर्स की ओर से हितरक्षक संघ द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों एवं सुझावों पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हुए और हमने माननीय आयोग के सामने विद्युत पेंशनर्स का पक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें प्रमुखतः हमने इस बात पर जोर दिया कि टर्मिनल बेनिफिट ट्रस्ट से संबंधित रेगुलेशंस को बनाए हुए लगभग 12 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। इसके बाद वर्ष 2018 में एक पिटीशन दायर की गई थी, जिसके आधार पर टर्मिनल बेनिफिट ट्रस्ट में पैसे जमा करने का आदेश माननीय विद्युत नियामक आयोग ने जारी किया और इसके बावजूद भी सितंबर 2022 की पेंशन का भुगतान जब फंड की अनुपलब्धता के कारण समय पर नहीं हो पाया, तो इस बीच विद्युत नियामक आयोग के समक्ष विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ ने भी एक पिटीशन नंबर 9090 वर्ष 2022 में दायर की। इस तरह माननीय विद्युत नियामक आयोग ने पिटीशन नंबर 13 वर्ष 2018 के आदेश दिनांक 11/5/2021 तथा विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ द्वारा दायर पिटीशन नंबर 9090 वर्ष 2024 के आदेश दिनांक 29 सितंबर 2023 में पारित आदेश के संबंध में विद्युत कंपनियों द्वारा इन आदेशों का पालन नहीं करने के संबंध में माननीय आयोग का ध्यान आकर्षित किया और हमारे द्वारा माननीय आयोग से यह कहा गया कि जब माननीय आयोग के इन पिटीशनों में जारी आदेशों का पालन विद्युत कंपनियों द्वारा नहीं किया जा रहा है, तब ऐसी स्थिति में माननीय विद्युत नियामक आयोग को सम संज्ञान लेकर सुमो मोटो पिटीशन के रूप में सुनवाई करना चाहिए और इन विद्युत कंपनियों को दंडित करना चाहिए। हमारे द्वारा यह पक्ष भी उठाया गया कि माननीय आयोग द्वारा इन दोनों आदेशों में जो प्रमुख आदेश दिए गए हैं, उसमें एक आदेश यह था कि एक्यूरल एनालिसिस करके माननीय आयोग को यह बताया जाए कि कुल कितने फंड की आवश्यकता है, जिसके होने पर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के जो कर्मचारी या अधिकारी थे और जो ओल्ड पेंशनर इस पेंशन स्कीम में जो कवर होते हैं, उनको पेंशन सुगमता से दी जा सकेगी। इसके लिए कितने फंड की आवश्यकता है, यह एक्यूरल एनालिसिस करके यह राशि बताई जाए। दूसरा उनका आदेश जो था वो यह था कि एस्क्रो अकाउंट खोला जाए और जब तक ये अनुमानित राशि जो एक्यूरल एनालिसिस की होगी यह आयोग के संज्ञान में नहीं लाया जाता, तब तक एक एस्क्रो अकाउंट खोला जाए और उसमें विद्युत नियामक आयोग द्वारा जो ट्रस्ट में जमा करने के लिए जो आदेशित राशि है वो एस्क्रो अकाउंट में जमा किया जाए। एस्क्रो अकाउंट का मतलब ये होता है कि विशेष उद्देश्य से खोला गया ऐसा अकाउंट जिसमें थर्ड पार्टी एक गारंटर के रूप में काम करती है
कि इस पैसे का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा जब तक इस अकाउंट को खोलने के लिए जो शर्तें निर्धारित की गई हैं, जब तक वे शर्तें कंपनियां पूरी नहीं करती, जब तक उन्हें इस राशि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। तो एस्क्रो अकाउंट खोला जाए, दूसरा था। तीसरा इसमें यह था कि एक ऐसी फूल प्रूफ योजना बनाकर प्रस्तुत की जाए कि इस ट्रस्ट में किस तरह इसका संचालन किया जाए और किस तरह विद्युत पेंशनरों को जो पेंशन दी जानी है और जो भविष्य में दी जाएगी वह किस तरह सुरक्षित हो सके, संरक्षित हो सके और उसका भुगतान सुनिश्चित हो सके। तो इस तरह एक फूल प्रूफ योजना प्रस्तुत की जाए। इसके बाद एक आदेश ये था, जो हमारी पिटीशन में जो हम डीआर से संबंधित हमने जो दायर किया था, कि डीआर का जब पूरा पैसा विद्युत बिलों में जोड़कर उपभोक्ताओं से वसूल कर लिया जाता है तो उस पैसे को विद्युत पेंशनर्स को क्यों भुगतान नहीं किया जा रहा है। तो इस सिलसिले में माननीय आयोग ने हमारी पिटीशन के आदेश दिनांक 29 सितंबर 2023 में यह आदेश किया था कि जिस मद का पैसा आप ले रहे हैं उसी मद में उसका उपयोग किया जाए, उसी मद में उसको खर्च किया जाए। और इस तरह ये जो आदेश दिया गया था, इन आदेशों का परिपालन विद्युत कंपनियों को करना चाहिए था, किंतु हमने आयोग के समक्ष यह रखा कि अभी तक एस्क्रो अकाउंट खुला है कि नहीं खुला है और इसमें कितना पैसा जमा किया है, यह सार्वजनिक रूप से ऑफिशियल कोई जानकारी इनकी वेबसाइट पे या कहीं भी उपलब्ध नहीं है और मांगने पर भी यह जानकारी हम लोगों को नहीं दी जाती। तो एस्क्रो अकाउंट खुला है कि नहीं खुला, मेंटेन हो रहा है कि नहीं खुला और इसमें कितनी राशि है, यह सार्वजनिक रूप से पब्लिक डोमेन में नहीं है। दूसरा ये है कि पेंशन ट्रस्ट में जो एक्यूरल एनालिसिस किया है, अनऑफिशियल तौर पे हमें तो जानकारी आधी अधूरी मिल रही है, लेकिन ऑफिशियल तौर पे ये कोई जानकारी दे नहीं रहे हैं कि वास्तव में कितने पैसे की आवश्यकता है। लेकिन जो जानकारी अपुष्ट समाचारों से बाहर आ रही है उसमें लगभग 52,000 रुपये की 52,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता बताई जा रही है। और निकट भविष्य में जो 14-15,000 16,000 जो भी और हमारे बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी जिनको ओल्ड पेंशन प्राप्त होना है, तो उनके लिए भी लगभग 16-17,000 करोड़ की आवश्यकता होगी। या मोटे तौर पर हमारे द्वारा ये कहा गया कि एक पेंशनर्स के लिए यह मान लिया जाए कि 1 करोड़ रुपए की आवश्यकता पेंशन ट्रस्ट में होगी। तो अगर 65-70,000 के लगभग हमारे पूरे बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी जब रिटायर हो जाएंगे तो लगभग इतने होंगे, तो इनके लिए 65 से 70,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। और ये राशि इतनी बड़ी है कि ये राशि कभी जमा नहीं हो सकती। जैसा कि 210 करोड़ रुपए साल का जमा कराया जा रहा है, तो आप खुद हिसाब लगा लीजिए कि 200-300 साल से ऊपर लग जाएंगे, लेकिन ये राशि जमा होने वाली नहीं है। ना वो कहा जाता है, एक कहावत ना, कि ना 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। तो इस कहावत के हिसाब से ना ये कभी 70,000 करोड़ रुपए जमा होगा, ना पेंशन ट्रस्ट में हमारे विद्युत पेंशनरों की कोई पेंशन सुनिश्चित या संरक्षित होगी। तो मेरे द्वारा यह सुझाव दिए गए माननीय आयोग से कि माननीय आयोग को यह पूरे अधिकार हैं कि टर्मिनल बेनिफिट से संबंधित कोई भी वह नियम बना सकता है और कोई भी डायरेक्शन पारित कर सकता है। तो हमारे द्वारा यह सुझाव दिया गया कि 70,000 करोड़ रुपए जब जमा नहीं हो पाएंगे, ऐसी स्थिति वर्तमान में भी है और भविष्य में भी इसमें कोई सुधार होने की आवश्यकता नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में जो एक योजना लागू वहाँ के जो विद्युत पेंशनर्स हैं उनके लिए वर्ष 2016 से लागू है, और जिसके लिए हमने अपनी पिटीशन में, पिछली पिटीशन में भी ये मांग उठाई थी। और सभी हमने कहना चाहिए मुख्यमंत्री महोदय को, ऊर्जा मंत्री महोदय को, विद्युत कंपनियों को भी बार बार ये लिखा जा रहा है कि आप अगर 70,000 करोड़ रुपए जमा नहीं कर सकते पेंशन ट्रस्ट में, तो इस उत्तर प्रदेश की योजना की तरह उसी को अंगीकृत करके, उसी को ग्राह्य करके ये योजना विद्युत पेंशनर्स के लिए मध्य प्रदेश में भी लागू कर दी जाए। तो इससे ये होगा
कि हमारी पेंशन भी सुरक्षित हो जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार इसकी गारंटर रहेगी और ट्रेजरी इसकी गारंटर रहेगी कि कभी जब विद्युत कंपनियों के पास पैसा नहीं होगा तो ट्रेजरी इसमें पेमेंट कर देगी और बाद में विद्युत कंपनियों से वो पैसा वसूल करते रहेगी, लेकिन पेंशनरों को उसकी पेंशन टाइम पे पेमेंट होगी। तो ये योजना लागू करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को या विद्युत कंपनियों को डायरेक्शन जारी किया जाए। दूसरा, हमने उनके सामने ये कहा कि जब हमको ट्रांसफ़र किया गया, हम सब लोग बोर्ड के एम्प्लॉइज़ हैं, हम लोग कंपनी के कोई एम्प्लॉइज़ नहीं हैं, हम बोर्ड के एम्प्लॉइज़ थे और बोर्ड पूरी तरह मध्य प्रदेश राज्य शासन का था। इसलिए मध्य प्रदेश राज्य शासन हमारे बोर्ड का मालिक था और वर्तमान में विद्युत कंपनियों का मालिक भी मध्य प्रदेश शासन ही है। इसलिए जब हमारा ट्रांसफ़र हो रहा था तो 2005 वर्ष में जो फर्स्ट ट्रांसफ़र स्कीम और जो गजट नोटिफिकेशन वगैरह जारी हुए थे और साथ में जो विद्युत सुधार अधिनियम 2003 है और 2000 है और विद्युत अधिनियम एक्ट जो है केंद्र सरकार का 2003, इनमें भी पर्याप्त प्रावधान है, आपके रेगुलेशंस में प्रावधान है 2012 में। तो इन सभी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए उसमें जो प्रावधान था कि किसी भी तरह की सेवा शर्तों और नियमों में परिवर्तन नहीं किया जाएगा और यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो विद्युत पेंशनर्स के लिए हानिप्रद नहीं होना चाहिए। तो इसके पहले हमको डीआर जो रहता था कि वो विद्युत के विभाग में जब सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती थी प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता प्राइस इंडेक्स कह लो या मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो डिक्लेयर करती थी, उसके माध्यम से सीधे हमारी विद्युत कंपनियों मतलब विद्युत विभाग द्वारा आदेश जारी हो जाता था विद्युत मंडल द्वारा और हमको डीए मिल जाता था। राज्य सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं रहता था, कोई स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती थी। तो ये सेवा शर्तें जो बदल दी गई हैं और हमको राज्य शासन के अधीन या राज्य शासन के आदेश के बाद हमको देने की जो परंपरा कर दी गई है, इस नियम को मतलब ये विधि सम्मत नहीं है, इसलिए को अलग करके हमारा पुराना नियम बहाल किया जाए और जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है प्राइस इंडेक्स, उसी प्राइस इंडेक्स को जैसे पूर्ववत विद्युत मंडल के ज़माने में होता था वैसा आदेश हमारा जारी किया जाए। क्योंकि ना विद्युत कंपनियां अपनी जेब से पैसा देती हैं और ना मध्य प्रदेश शासन अपनी जेब से पैसा देता है। हमारा जो पूरा खर्च है पेंशनरों का, पेंशन का, आपका महंगाई राहत का या अन्य जो भी है वो टैरिफ में जोड़ के विद्युत उपभोक्ताओं से वसूल कर लिया जाता है। और जब डीए का पैसा एडवांस में मतलब विद्युत उपभोक्ताओं से वसूल कर लिया जाता है तो ये पैसा विद्युत कंपनियां पेंशनरों को क्यों भुगतान नहीं करती और इस मद के पैसे का अन्यत्र क्या उपयोग किया जा रहा है इसकी जांच की जाए। तो डीआर की बात हो गई, आपकी पेंशन सुरक्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश की योजना लागू करने की बात हो गई। इसके बाद हमने उनके ध्यान में यह भी लाया कि जो हमारा पैसा है, जैसे कम्पटीशन का पैसा हमने ये बोला कि मार्च 24 के बाद का जो कम लोगों ने कमिटेड किया है वो पैसा 1 साल के लगभग होने आया है, लेकिन अभी तक वो पैसा मिला नहीं है। जिसके कारण क्या है, तो उनको 1 साल 1.5 साल का यदि इंटरेस्ट मान लिया जाए तो वो लगभग मतलब 1.25 लाख रुपये उनका 1 साल में नुकसान हो जाता है और उनकी रिकवरी भी अगले 15 साल मतलब 77 साल और आगे तक की उम्र मतलब 62 से 77 साल तक की रिकवरी तो अभी भी होती है। और अगर और 1-2 साल का डिले हो जाता है तो वो फिर 70 मतलब कम से कम 79-80 साल की उम्र तक होती है। जब तक तो 79-80 साल की उम्र में बहुत से आदमी इस काबिल नहीं रह जाते कि मतलब उस पैसे का वो उपयोग कर सकें पूरी पेंशन मिलने का। तो इस तरह से हमने ये भी मांग उठाई कि ग्रेजुएटी का पेमेंट भी लेट करते हैं तो एक जो भी पेमेंट है ये टाइमली किया जाए। और साथ ही हमने ये कहा कि जो अवमानना कर रहे हैं विद्युत कंपनियां किसी चीज़ मतलब हमारे पत्रों का मतलब ये जो हम जो जानकारियां मांगते हैं इसका कोई जवाब नहीं देते। पेंशन ट्रस्ट में जो टर्मिनल बेनिफिट ट्रस्ट है उसमें 2 ट्रस्टी जो होने चाहिए वो मतलब संगठनों के होना चाहिए, संघों के होना चाहिए। और हम ये मांग करते हैं कि अभी तक हो गया, आपका ट्रस्ट बने इतने साल हो गए लेकिन अभी तक ये दोनों ट्रस्टी की पोस्ट भरी नहीं गई है। तो हमारे द्वारा ये कहा गया कि हितरक्षक संघ प्रदेश का एक प्रमुख पेंशनर संगठन है और लगभग 30-35 जगह इसकी शाखाएं हैं, हजारों इसके सदस्य हैं, इसलिए इसमें ट्रस्टी के रूप में हमारे प्रतिनिधि को इसमें स्थान दिया जाए ताकि ट्रस्ट की पारदर्शिता बनी रहे। इस तरह विस्तार से हमने आपत्तियां भी लिखित में रूप में पहले भी प्रेषित कर दी थी, सभी कंपनियों को भी प्रेषित कर दी हैं और आज उन्हें पॉइंट वार हमने
विद्युत नियामक आयोग के सामने मैं स्वयं उपस्थित होकर रूबरू मतलब माननीय आयोग में जो बैठते हैं इन लोगों के सामने हमने पक्ष अपना प्रस्तुत किया है और आशा करते हैं कि इस पक्ष पर ध्यान दिया जाएगा और देखते हैं कि आगे क्या कार्रवाई होती है। और अगर कोई अच्छे परिणाम इसमें प्राप्त नहीं होते हैं, हमने आयोग से बार बार ये कहा कि सर आपके जो दोनों पिटीशन में पिटीशन नंबर 13 वर्ष 2018 का आदेश दिनांक 11/5/2021 और हमारी जो हितरक्षक संघ की पिटीशन थी 90 वर्ष 2022 में जो आदेश पारित हुआ था 29 सितंबर 2023, इन दोनों आदेशों का कड़ाई से आप पालन ही करा दीजिए, क्योंकि ये लगातार आपको आदेशों का भी पालन नहीं कर रही हैं, कंटेम्प्ट कर रही हैं। तो आप इसमें सुमो मोटो संज्ञान लेकर इसका पालन करा दीजिए और देखते हैं अगर नहीं होगा तो फिर उसमें हितरक्षक संघ आगे उचित जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो करेंगे हम। तो इस तरह से मतलब आज हमने एक मतलब अपना एक पेंशनरों के हित में एक महत्वपूर्ण मतलब प्रेजेंटेशन कहिए आप माननीय आयोग के सामने प्रस्तुत कर दिया है और उनसे अनुरोध किया है कि इस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए। तो ये तो हो गई अपने मतलब आज जो हमने 14 तारीख को जो माननीय आयोग के सामने प्रेजेंट किया उसकी जानकारी। इसके अलावा एक दूसरी जानकारी है जिसको आजकल बहुत मतलब कहना चाहिए आपके सोशल मीडिया पे भी चल रहा है और हम लोग भी मतलब सब लोग इस पे लगे हुए हैं कि कम्पटेशन का रिकवरी पीरियड करने संबंधित प्रकरण। तो आपको स्मरण होगा ही कि सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ ने ही सर्वप्रथम लगभग मतलब 721 पेंशनरों की ओर से स्टे प्राप्त किया और बहुत अच्छा स्टे प्राप्त किया था, जिसमें ये था कि भाई जितनी मूल मतलब जो आपने कम्पटेशन राशि दी है उतनी अगर वसूल हो गई हो तो उससे अधिक की राशि वसूल करने पे रोक लगाई जाती है, वसूल न की जाए। और उसका पालन भी लगभग मतलब मेरे ख्याल से ट्रांसमिशन कंपनी, जनरेटिंग कंपनी, पूर्व क्षेत्र कंपनी, मध्य क्षेत्र कंपनी में भी हुआ है। सिर्फ इंदौर कंपनी एक ऐसी कंपनी मेरे पावर मैनेजमेंट ने भी हुआ है। सिर्फ इंदौर कंपनी थोड़ा सा एक अड़ियल रोक अपनाई हुई है और ये मतलब सिर्फ कम्पटेशन रिकवरी के मामले में ही नहीं है, ये नेशनल इंक्रीमेंट जो अपना 30 जून वाला मामला था इसमें भी उनका अड़ियल रुख चल रहा है। हालांकि एमडी महोदया जो पिछली थी उनसे हम लोगों ने मीटिंग भी की थी और उनसे कार्रवाई करने के लिए अनुरोध भी किया था, लेकिन इस बीच में उनका स्थानांतरण हो गया और उनकी जगह नए सीएमडी ने प्रभार संभाला है। उनको भी हमने पत्र लिखा है और वहाँ की जो यूनियन है, इंदौर कंपनी में जो यूनियन है, उनने भी कुछ स्टे प्राप्त किए हैं और उनने भी इस संबंध में कार्रवाई कर रहे हैं कि भाई इंदौर कंपनी मतलब ये है कि स्टे का पालन करें। तो अगर इंदौर कंपनी नहीं करती तो कंटेम्प्ट वगैरह होगा और एक इंक्रीमेंट के संबंध में कंटेम्प्ट तो हमारे लगे हुए हैं और इसके भी कार्रवाई चल रही है। कम्पटेशन रिकवरी पीरियड का देखिए मैं बहुत मतलब क्या है कि बहुत से उसमें न्यूज आ रहे हैं, कुछ में अभी एक बहुत सा वायरल हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से आदेश हो गया है कि भाई वो तो मतलब हो गया कि उसकी रिकवरी पीरियड कम कर दिया गया है, बहुत वायरल हो रहा है, जबकि उस संबंध में मैंने पहले भी स्पष्ट कर दिया था। यूट्यूब में भी बहुत सी ऐसी जानकारी है, कुछ वीडियो भी चल रहे हैं कि वो तो रिकवरी पीरियड कम हो गया है, या इसका उल्टा भी चल रहा है कि वो तो बिल्कुल मतलब वो 15 साल ही रहेगा और उसमें तो हार गए करके पंजाब हाई कोर्ट में हार गए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में हार गए हैं, या इसको ऐसा नहीं किया गया वैसा, दुनिया भर का उसमें ओपिनियन भी चल रहा है। तो किसी भ्रम में ना पड़े। देखिए मैं बहुत साफ बोलता हूँ, पहले भी लिखा हूँ और पहले भी जो वीडियो बनाए उसमें भी बहुत साफ कहता हूँ कि कोई गारंटी नहीं है कि कोई भी संगठन, हम हो चाहे दूसरे संगठन भी हो, कोई दूसरे व्यक्ति भी हो, सब कर तो रहे पेंशनर हित में काम ही कर रहे हैं, अच्छा जैसा भी कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो कोई भी संगठन जा रहा है, कोई भी व्यक्ति अगर कोर्ट में जा रहा है तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम आपको जीत दिला ही देंगे। समझिए आप इस बात को, ना हितरक्षक संघ गारंटी दे सकता है, ना दूसरे संगठन गारंटी दे सकते हैं, ना कोई आपको एडवोकेट गारंटी दे सकता है कि इस केस को हम जिता ही देंगे। लेकिन लड़ाई तो लड़ी जाती है ना, हम प्रयास तो करते ही हैं, प्रयास करना भी चाहिए। बीमारियां हो जाती हैं, आपको मालूम होगा, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए ज़्यादा इस पर जाऊंगा नहीं। गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, लोगों को डॉक्टर बता भी देते हैं कि यार अब इनका बचना मुश्किल है, इसके बाद भी इलाज तो कराता ही है ना आदमी, पैसा खर्च तो करता ही है। तो आप केस लगा रहे हैं या केस आपने लगाया हुआ है, कितना पैसा लग रहा है आपका? 3,000 3,500 रुपये से ज़्यादा हम तो ले नहीं रहे हैं। 3,500 रुपये ले रहे हैं, 3,500 रुपये में आपको सुप्रीम कोर्ट तक हम इस केस को लड़के बताएंगे। तो इसकी गारंटी कुछ नहीं है। हम सिर्फ आपको ये बोल रहे हैं कि हम भाई यहाँ से
हाई कोर्ट से लड़ते लड़ते हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक इस केस को लड़ेंगे और सरकार से भी पैरेलल इसका समांतर हम कार्रवाई करते रहेंगे कि भाई इस पे आप कर दीजिए। और हो सकता है कि 8th पे कमीशन जो बनाया हुआ अभी बन रहा है उसको फॉर्मेशन होना बाकी है, घोषणा हो गई है, तो 8वां वेतन आयोग में ये मामला उठाया जाए। बहुत सी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनियनें भी इसमें लगी हुई हैं और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई कमेटी की भी जो रिपोर्ट है तो वो पीवी रेड्डी कमेटी रिपोर्ट बोलते हैं उसको। तो ये सबको लेकर सब तरफ से दबाव है सरकार पे कि भाई ये इसको रिकवरी पीरियड कम किया जाए, तो वो भी चल रहा है। तो हो सकता है कि 8वें पे वेतन सरकार मान जाए, इस पे नहीं मान जाएगी तो हम लोग हाई कोर्ट लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट लड़ेंगे। तो प्रयास करना नहीं छोड़ रहे हैं और आपका बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा नहीं है। एक तरफ जहां आपका 3 साल में अगर मान लो कि 12 साल भी हो गए तो 3 साल की जो रिकवरी हो रही है उसका हिसाब लगाइए, लाखों रुपए आपका, कई लाख रुपए आपका चला जाएगा। और कई लाख रुपए बचाने के लिए भले हो सकता है कि ना बचे, हम एक संभावना बतला रहे हैं कि हो सकता है कि आदेश उल्टे भी हो जाएं तो भी आपका कितना पैसा खर्च होगा, 3-3.5 हजार रुपये का आपका खर्च हो रहा है ना। तो अगर आपका लाखों रुपए बचाने के लिए 3.5 रुपये के आप मतलब कहना चाहिए दांव खेल रहे हैं, बाजी लगा रहे हैं कहना चाहिए, हो सकता है बाजी जीत जाएं। हम तो उसी आशा को लेके चलते हैं, उसी उम्मीद को लेके चलते हैं कि हम जीतेंगे, इस विश्वास को लेके हम केस लड़ रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा भ्रम में पड़िए मत। और अभी कुछ नहीं हुआ है, एक हाई कोर्ट से आ रहे हैं, दूसरा हाई कोर्ट से आ रहे हैं, तो 4 हाई कोर्ट मतलब हमारे जैसा बतला रहे हैं कि मध्य प्रदेश से बहुत से लोगों को स्टे मिल चुका है, हमको स्टे मिल चुका है, इंदौर बेंच से स्टे मिल चुका है, तो सब प्रयास कर रहे हैं। तो पंजाब हाई कोर्ट के आदेश के बाद स्टे मिला है, कोई जरूरी नहीं है कि उस हाई कोर्ट का आदेश हमारा हाई कोर्ट भी माने। तो स्थिति ये है कि ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट तक। देखिए बहुत साफ बोल रहा हूं मैं कि ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट तक, और सुप्रीम कोर्ट तक जिस तरह इंक्रीमेंट का 30 जून के इंक्रीमेंट का जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुए, इसके बाद भी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, उसमें भी 1-2 साल लगे। और स्थिति कुल मिला के ये निर्मित हुई कि हमने 2019 से केस लगाया था, तब से हम लोगों ने हजारों लोगों को 30 जून के इंक्रीमेंट का भी फायदा दिलाया है और उनको मिला है। लेकिन जो केस लेट लगाने में हुए हैं, अंतोगत तो ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश इंटरिम आदेश है, हालांकि वो अभी उसका भी केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, फाइनल डिसीजन हुआ नहीं है, लेकिन इंटरिम आदेश ये हो गया कि भाई 1 मई 2023 से पहले का एरियर्स नहीं दिया जाएगा। तो नए लोगों को उसमें घाटा हुआ ही है, आप इंतजार करते रहेंगे तो इस तरह का घाटा आपको सहना पड़ेगा। तो इसके बाद ये हुआ है कि 1 मई 2023 के पहले का एरियर्स नहीं मिल रहा है लोगों को। और दूसरी चीज़ ये फिर हुई है, सरकार को मजबूर होकर सबके लिए आदेश जारी करना पड़ा कि भाई ये जो बिना कोर्ट में जाए भी जो अगर इसको अप्लाई करता है तो 30 जून और 31 दिसंबर में रिटायर होने वालों को एक इंक्रीमेंट दे के पेंशन का आप उनको लाभ दो। तो कुल मिला के ये है कि लंबी लड़ाई भले लड़ना पड़ता है लेकिन फायदा होता है, इसलिए हमको लड़ना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर हितरक्षक संघ कोर्ट में केस लगा रहा है। तो कंपटीशन केस का अभी भी हम 20 फरवरी तक प्राप्त होने वाले जो हमारे आवेदन और अंशदान है हमारा जो वो अगर प्राप्त होगा तो उसके में भी हम केस लगाएंगे। एक केस अभी पेंडिंग है, उस पर ऑर्डर होने वाला है, 18 फरवरी को उसकी पेशी है शायद, तो उसमें हो सकता है जो भी आदेश कोर्ट करे। और तीसरा केस भी लगाने की तैयारी, जितने लोग आएंगे उनका भी केस लगेगा। अब केस हम लगाना हमारा काम है, अच्छे से लड़ना हमारा काम है, पूरी तरह से हम केस लड़ेंगे जितना हमारा दिमाग दिया है, हम लोगों को जितना सहयोग मिलता है, वकील हमारा जितना उसमें दम लगा सकता है लगा के केस लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाएगा और जैसा बताया हमने कि डिसीजन आफ्टर ऑल वहाँ तक होना है। आपको रिस्क लेना पड़ेगा, जोखिम लेना पड़ेगा। अच्छा हो गया तो आपको लाखों का फायदा होगा, और बुरा हो गया आप बाय द वे अपन मान लें कि अगर अपने अगेंस्ट में भी डिसीजन आए तो आपका जाना कुछ नहीं, आपका 3,500 रुपये खर्च होना है। तो आप लोग स्वेच्छा से अगर चाहें तो इसमें केस लगाएं, कोई जोर जबरदस्ती है नहीं। तो एक कंपटीशन के मामले के बाद अब हम आते हैं डीआर के मामले में। तो डीआर का जैसे हमने अभी बताया कि नियामक आयोग के सामने तो हमने ये पक्ष प्रस्तुत किया ही है कि भाई आप डीआर का पुराना हमारा नियम बहाल करवा के हमको पूरा पेमेंट करवाएं डीआर का। इसी के पैरेलल हमने हाई कोर्ट में भी केस लगाया हुआ, आप लोगों को इसकी जानकारी हमने दे चुके हैं कि हमने डीआर का केस हाई कोर्ट में भी लगाया हुआ है कि हमको मतलब ये जो हमारा जो नियम परिवर्तन किए गए गलत नियम बनाया गया है और हमको डीआर सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से उसी डेट और उसी दर से दिया जाए। तो ये हाई कोर्ट में केस चल रहा है, तो वो केस अभी विचाराधीन है। इसी तरह एक 4th हायर पे स्केल का जो केस लगाया है वो केस भी लगा हुआ है। देखिए एक बात बहुत साफ बोलता हूँ कि आप इस बात को समझिए,
हाई कोर्ट में केस लगाना कोई हंसी खेल नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि यार कोर्ट में केस लगा दिए। हुआ क्या एक्चुअल मैं बता रहा हूँ, उसका थोड़ा सा लोगों में अपेक्षा इसलिए बढ़ गई कि 30 जून वाला मामला हम तो 2019 से लड़ रहे थे और वो केस हुआ 2023 में डिसाइड, 4 साल लग गए। और हालांकि वो केस भी ऐसा था कि सुप्रीम कोर्ट से ऑलरेडी डिसाइडेड था, वो रिव्यू में पिटीशन खारिज हो चुकी थी सरकारों की, इसके बाद भी वो फिर से रिव्यू और दुनिया भर के लगते 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 बार बार उसी मैटर पे लग रहा है केस, और आज भी वो केस चल रहा है। तो इतने काफ़ी साल लग जाते हैं। तो आप अगर ये कहोगे कि यार वो 4th हायर पे स्केल का केस लगा था, क्या हुआ गुप्ता जी या क्या हुआ, तो बार बार आप लोग पूछते रहते हो व्हाट्सएप पे, तो मैं बता दूंगा आपको कि धैर्य रखिए भाई, हाई कोर्ट है, वो बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। जो केस डिसाइडेड पहले से नहीं होते, जिसमें पहले से कोई मतलब किसी तरह का मतलब कोई केस नहीं लगा रहता, या पहले से किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन नहीं होते, तो उन केसों में सुनवाई में बहुत समय लगता है। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, केस लग गए हैं हाई कोर्ट, मतलब आपके डीआर का केस लगा हुआ है, एसओ की ग्रेड पे का केस लगा हुआ है, एसओ की ग्रेड पे में भी वही हाल है कि एसओ की ग्रेड पे का भी केस लगा हुआ है। तो ये डीआर का नया मैटर है, एसओ की ग्रेड पे का नया मैटर है, और ये जो बोल रहा हूं मैं 4th हायर पे स्केल का, ये नया मैटर है। तो इन नए मैटर में टाइम लगेगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक उस ये मामले सब सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से सरकार का रुख है और जिस तरह से विद्युत कंपनियों का है, मतलब कहना चाहिए जो रवैया चल रहा है, वो कोर्ट के आदेशों को भी आप देख रहे हैं कि इतने कोर्ट के आदेश हो रहे हैं, इसके बाद भी उसको बहुत लाइटली ले रहे हैं। अभी मैं मतलब क्या है कि अब वो इंडिविजुअल थोड़ी सी अवमानना हो जाएगी किसी की, उच्चाधिकारी मतलब इसको बहुत लाइटली लेते हैं। है हाँ, आप लोग क्या होगा, हाँ लगा दिए, कंटेम्प्ट लगा दीजिए, देखेंगे लड़ेंगे। तो इस टाइप से एटीट्यूड है कि हाई कोर्ट के आदेश के, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी, क्योंकि कोर्ट भी क्या है कि इन पे थोड़ी सी मेरे मतलब कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोर्ट इनके ऊपर कड़ाई करे कि हमने अगर आदेश दिया है, कुछ मामले में हुआ है कि कोर्ट अगर कड़ाई करे कि हमने जो आदेश दिया है उसका पालन करिए आप, और एक दो अधिकारियों को दंडित कर देना, तो इनके समझ में आ जाएगी कोर्ट के आदेश क्या होता है। आजकल की हो रहा ये है कि कोर्ट के आदेश से बड़े बड़े जो अधिकारी या जो भी इनके बैठे हैं, विधि अधिकारी कह लो या जो भी बैठे हैं, अब ये लोग अपने आप को कोर्ट से भी बड़ा मानने लगे हैं। तो ठीक है, होएगा, देर सवेर असर होएगा, कंटेम्प्ट लग रहे हैं बहुत से, तो इनके ऊपर कार्रवाई होएगी और इनको समझ में आएगा कि कोर्ट के आदेश पालन इनको करना चाहिए। और बाद में जो कार्रवाई आप करते रहो, कानूनी कार्रवाई जो आपको विकल्प दिए हैं उस पर आप करो, उसके लिए कोई मना नहीं है। लेकिन अगर कोर्ट स्टे ऑर्डर देता है तो कोर्ट का आदेश का पालन करो। कोर्ट का अगर कोई आदेश देता है तो या तो उस पर स्टे ले लो, कोर्ट के आदेश पर रोक लगवा लो, या फिर उसका पालन करो, तो ये होएगा ये चीज़ें। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि जो कोर्ट में जितने भी केस लगे हैं इन पे आप धैर्य बनाए रखिए और इंतजार थोड़ा सा करिए और देखिए इस पे अपन क्या होगा। हमारा सिर्फ इतना है कि संगठन जो है हमारा हितरक्षक संघ, ये पूरी तरह से प्रयास करता है कि हितरक्षक संघ के हमारे जो सदस्य भाई हैं या जो पेंशनर हम लोगों को सहयोग कर रहे हैं, उनके फायदे के लिए हम लोग जी जान से कार्रवाई करें। तो कोर्ट के माध्यम से भी कार्रवाई कर रहे हैं। अभी आपने ध्यान दिया होगा कि 17 दिसंबर को हमने जो भोपाल में कार्यक्रम किया, उसमें हमने बहुत सी जानकारी दी थी और एक बुकलेट आपकी स्मारिका के रूप में छपवाई हुई थी। उस स्मारिका को हमने वितरित भी किया है, तो उसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको 25 से ऊपर कोर्ट केस मिलेंगे जो हितरक्षक संघ ने लगाए हुए हैं, जिसमें अनेक केस डिसाइडेड हो गए हैं और कुछ केस जिनके बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ वो अभी भी विचाराधीन है। तो हितरक्षक संघ निडरता से आपके पक्ष को शासन और विद्युत कंपनियों के समक्ष रख रहा है, माननीय कोर्ट के समक्ष रख रहा है और पूरी तरह प्रयास कर रहा है कि हितरक्षक संघ के ऊपर जो आप विश्वास करते हैं तो वो विश्वास को कायम रखा जाए और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दिलवाने का हितरक्षक संघ कृत संकल्पित है और वो काम कर रहा है। तो मेरा आपको सिर्फ यही कहना है कि विश्वास बनाए रखिए और देखिए, उम्मीद करना ठीक है, बहुत से लोग होते हैं जो इस टाइप के होते हैं कि यार अरे पहले देखते हैं इन लोगों का क्या होता है, अरे कुछ नहीं होता यार, अभी तो सब ऐसा है वैसा है। कुछ लोग उससे इंतजार करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि पहले इनका हो जाने दो, अगर इनका हो जाएगा तो फिर हम देखेंगे।
फिर हम देखेंगे। इस टाइप से उनका थोड़ा सा संतोषी प्रिय या मतलब प्रतीक्षा करने वाले रहते हैं, या कुछ लोग आशा तोड़ने वाले भी रहते हैं कि यार वो तो मैं देखता हूँ कि अभी नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक अब क्या है था यार, नेगेटिव नकारात्मक पोस्ट नहीं डालना चाहिए। देखिए होता क्या है कि उससे मनोबल टूटता है। हाँ, वास्तव में अगर कुछ हो गया हो, एक तो आधी अधूरी अधूरी जानकारी आपके पास कहीं से आई, आपने उसको कॉपी पेस्ट कर लिया और 10 व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया, फेसबुक पे डाल दिया है, आपको खुद नहीं मालूम कि भाई ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट और जो बता रहा ना मैं कि जिसका मतलब वायरल कर रहे हैं कि भाई ये तो हार गए और ऐसा हो गया, तो बिना आधी अधूरी जानकारी के इस तरह की नकारात्मक पोस्ट नहीं डालना चाहिए। और एक आदमी है, वो हमेशा मैं देख रहा हूँ कि मतलब जबकि वो कर्मचारी नेता रहे हैं, वो और कर्मचारी के जो नेता रहे हैं या अपन हम संगठन के जो एक मतलब कहना चाहिए नेतृत्व तो कर रहे हैं, तो हम लोगों को तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। आप डॉक्टर के पास जाओगे, वकील के पास जाओगे, वो तो डॉक्टर कभी नहीं कहता कि भाई हाँ इलाज मत कराओ यार, अब तो तुम जाओ बिल्कुल है, या वकील कभी नहीं कहता कि नहीं हम केस नहीं लड़ेंगे। सब आपको विश्वास दिलाते कि नहीं यार इसमें अपन प्रयास करते हैं और जीतने का पूरा प्रयास करेंगे, आपको ठीक करने का पूरा प्रयास करेंगे। ऐसे जो लीडर हैं, संगठन के लीडर हैं, उनको भी कम से कम आशात्मक मतलब सकारात्मक रुख रखना चाहिए। जब तक देखता हूं कि सकारात्मक बातें वो आदमी करते नहीं और बस नकारात्मक कोई भी पोस्ट आई तो उसको उठा के फटाफट फॉरवर्ड, बिना खुद को कोई जानकारी है नहीं, कॉपी पेस्ट मास्टर है वो, कि यहाँ से उठाए कॉपी किए वहां फॉरवर्ड कर दिए, तो इसमें उनकी महारती है। तो मैं ऐसे लोगों से भी अनुरोध करता कि कम से कम नकारात्मक पोस्ट न डालो, और अगर कोई ऐसी नेगेटिव पोस्ट है तो उसको पहले तहकीकात कर लो, आप पूरी तरह जानकारी ले लो कि भाई इसमें वास्तव में फैक्ट क्या है। फैक्ट जानने के बाद ही आप उस पर कार्रवाई करो। अभी पंजाब हाई कोर्ट का जो कंपटीशन वाले मामले में हो रहा है, वो पंजाब हाई कोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट में गया मामला। सुप्रीम कोर्ट ने फिर आदेश किया है उस पर कि भाई कि इस पे अब कमेटी बनाई जाए। पंजाब हाई को मतलब उनको गवर्नमेंट को बोला, हरियाणा गवर्नमेंट को, कि इसमें कमेटी बनाई जाए जिसमें इन पेंशनरों को रिप्रेजेंट करने का, अपनी रिप्रेजेंटेशन देने का पूरा अवसर दिया जाए, और इसके बाद आप इस पर फिर से विचार करिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरह केस हार गए हैं। विचार करेंगे, नेगेटिव होगा नहीं होगा, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अभी तो मेरिट के आधार पे तो हुई नहीं, गुणदोष के आधार पे कोई कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई नहीं। तो मेरिट पे कोई आर्डर होता है तब वो माना जाता है कि हाँ भाई सुप्रीम कोर्ट ने सुन लिया, इस पे मेरिट पे हो गया, गुणदोष पे विचार कर लिया और इसके बाद फाइनल निर्णय दिया। अभी तो ये मतलब प्रारंभिक स्तर पे है, तो ये सब चीज चलेंगी। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि किसी भी नेगेटिव, जब तक आप स्वयं कन्फर्म ना हो या कोई विश्वसनीय आदमी से आपको सूचना ना मिले कि हाँ भाई वास्तव में हुआ क्या है, तब तक आप इस तरह के यूट्यूब में दुनिया भर का आ रहा है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया है। अभी वो सीनियर सिटीजन को 50% वो रेलवे में कंसेशन मिलने लगा, कहीं ऐसा हो गया, इतने फिक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा आपको। अरे आप अभी सब भैया छोड़ो, विश्वसनीय जो कहना चाहिए पोस्ट है उसी पे विचार करो। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं ज़्यादा आपको नहीं तो कहेंगे यार गुप्ता जी तो ज्ञान बांटने लगे, तो ज्ञान का मतलब नहीं है मेरा, सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट ये है कि कम से कम विश्वास अपने संगठनों पे बनाए रखो। आपके जो नेतृत्व करता है उन पे विश्वास बनाए रखो, और किसी भी नेगेटिव सूचना या पॉजिटिव भी हो गई, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत लाभप्रद कोई जानकारी मिल रही है, तो उसको किसी विश्वसनीय आदमी से या किसी विश्वसनीय संगठन से कंफर्म कर लो कि वास्तव में ये सही है कि नहीं है। तो बस इतना अनुरोध है, और संगठनों पे विश्वास बनाए रखो, हम पे विश्वास बनाए रखो, और जो आपसे मदद बने किसी भी तरह तन मन और धन, तो उसकी भी मदद आप करते रहो। ज़्यादा आपका समय लूँगा नहीं, फिर कभी मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।